आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य में प्रथम, यानी हिंदी में प्रथम है, चाहे वो लेखक है, कवि हैं, रचनाएं हैं, संपूर्ण प्रथम के बारे में करवाऊंगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये उपविषय यानी कि ये टॉपिक लगभग हिंदी की टीजीटी, पीजीटी, इन नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर हर परीक्षा में एक प्रश्न आता ही आता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अब मैं वही टॉपिक उठाऊंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है लगभग हर परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो केवीएस, एनवीएस यानी किसी भी राज्य या केंद्र की परीक्षा है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, शुरुआत करते हैं। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा कई बार पूछा गया है और ये शताब्दी भी काफ़ी बार पूछी गई है, जिसमें आपके ऑप्शन मिलेंगे 7वीं, 8वीं, 9वीं। ठीक है, तो यहाँ मैं एक डाउट आपका क्लियर कर देना चाहूँगी। ज़्यादातर पूछा गया है 8वीं शताब्दी, कई पुस्तकों में इसे 8वीं भी लिखा गया है। तो मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता कि दोनों साथ ही आएंगे, 8वीं 9वीं, लेकिन यहाँ 9वीं शताब्दी दिया गया है, तो आप 9वीं शताब्दी कर लेना। लेकिन हाँ, इतना है कि आप 7वीं 10वीं इस तरह के ऑप्शन में तो आप नहीं करेंगे। अगर 8वीं और 9वीं दोनों इकट्ठे हैं तो आप 9वीं कर देना, और वरना 9वीं नहीं है तो फिर 8वीं कर देना। ठीक है, तो ये उम्मीद करती हूँ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, और ये किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने इसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। और फिर उन्हीं के का अनुसरण करते हुए संपूर्ण साहित्य के विद्वानों ने भी इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मान लिया। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना श्रावकाचार है, और श्रावकाचार है तो ये यहाँ गलत दिया गया है। श्रावकाचार यहाँ देवसेन होगा, देवसेन आएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि श्रावकाचार, ये धनपाल गलत है, तो श्रावकाचार आएगा, इसमें देवसेन आएगा। ठीक है, ये पुस्तक में मिस्टेक हो सकती है, तो इसे आप ठीक कर लेंगे। ये धनपाल की तो भविष्यत कहा है, धनपाल की जो रचना है भविष्यत कहा है, चाहे आप खुद चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गला ख़राब रहता है मेरा इस महीने में, मेरी पहले की वीडियो भी आप देख लीजिए, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं, लेकिन यहाँ भी एक डाउट रहता है कि अगर आधुनिक खड़ी बोली के पूछे जाएं तो आप श्रीधर पाठक करेंगे। और वैसे तो हर डाउट आगे आगे चलता रहेगा, आगे आगे सारे आ जाएंगे, लेकिन मैं डाउट यहाँ का यहाँ क्लियर कर दूँगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपकी भी कन्फ्यूज नहीं होगा। अगर आधुनिक खड़ी बोली के पूछे जाए तो फिर श्रीधर पाठक करें, और महाकवि पूछे जाए खड़ी बोली के महाकवि तो फिर आप अयोध्या सिंह अरियोध करेंगे, क्योंकि देखो उन्होंने प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो यहाँ देखेंगे हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि रहेंगे आपके अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार अमीर खुसरो खालिक बारी, तो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है ये, हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार अमीर खुसरो की खालिक बारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भविष्यत कहा, देखो मैंने अभी आपको बताया था भविष्यत का धनपाल, तो इसकी ट्रिक रहेगी। देखो भाई, हम कहीं भी, जैसे कहीं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, प्राइवेट करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सभी को भविष्य में पैसे की ज़रूरत होती है। तो भविष्य के लिए सभी धन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप याद रखेंगे भविष्यत कहा, भविष्य में धन की जरूरत होती है, तो धनपाल। ठीक है। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार है भट्टलोलट। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्टलोलट। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता भट्टनायक। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, ये भट्टलोलट अलग कवि हैं, लेखक हैं, जिसे आप समझें, और भट्टनायक अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं, कई बार दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्टलोलट रहेंगे, साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता भट्टनायक रहेंगे।
हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासोचंद्र बरदाई, काफ़ी बार पूछा गया, इसे आप IMP लगा लेंगे। मैं जो करवा रही हूँ, मैं इस दृष्टि से करवा रही हूँ, ये सिर्फ TGT PGT को ध्यान में रखकर नहीं करवा रही हूँ। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी आने वाली है, या फिर उसके लिए नेट की भी ज़रूरत होती है, तो नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो मैं सभी के लिए करवा रही हूँ, ठीक है, सभी को साथ लेकर चल रही हूँ। लेकिन जो TGT PGT वाले हैं, तो मैं ये बोल दूँ कि ये बार बार आया तो वो आप अवश्य कर लें। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए सभी करने ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। कोई सोचे कि ये नहीं आएंगे, ये इतना डीपली क्यों करवा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। अब यहाँ आप डाउट क्लियर करेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए हिंदी का बड़ा, ये नहीं लिखा है बड़ा, तो पद्मावत करेंगे, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी के प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक, तो आप क्या करेंगे, पद्मावत ही करेंगे। यानी चाहे बड़ा आ जाए, चाहे वक्रोक्ति कथात्मक आ जाए, पद्मावत ही आपका उत्तर रहेगा। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो प्रिय प्रवास आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अंतर समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो पृथ्वीराज रासोचंद्र बरदाई। हिंदी का प्रथम बड़ा लगा हो, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी का वक्रोक्ति लगा हो, तो भी आप पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी करेंगे। अगर खड़ी बोली आ जाए, यहाँ देखेंगे खड़ी बोली आ जाए, तो प्रिय प्रवास हरिओद, ठीक है। और ये भी डाउट पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। अगर खड़ी बोली का प्रथम महाकवि आ जाए, तो भी आप हरिओद करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो ये इनको ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि इधर का उधर हो जाता है, तो ये गलती हो जाती है हमसे अक्सर। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक। अब यहाँ काव्य ग्रंथ है, वहाँ महाकाव्य है, ठीक है। काव्य ग्रंथ में अंतर समझेंगे। एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक ये काव्य ग्रंथ है, ना कि महाकाव्य है, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, यहाँ प्रथम रचना आया है, तो अरे खड़ी बोली की प्रथम रचना पूछा गया है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि खड़ी बोली की प्रथम रचना रहेगी। अगर किसी को ये PDF लेनी है, तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्या का मूल्य समझें। एक एक प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई अभी वैकेंसी नहीं है, तैयारी कर लेंगे, वही अभ्यर्थी सिलेक्शन ले जाते हैं जो निरंतर तैयारी में जुटे रहते हैं। उनके लिए परीक्षा पास आना ना आना कोई महत्व नहीं रखता है। परीक्षा होगी चाहे 1 महीने के बाद होगी। और हरियाणा में फिर सचेत करती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ, तो यहाँ आप अंतर समझेंगे। यहाँ पूछा गया खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तो क्या था, काव्य ग्रंथ था एकांतवासी योगी। यहाँ क्या है, गद्य ग्रंथ है। गद्य में और काव्य में अंतर होता है। काव्य में मतलब लय होती है, कविता की तरह होता है। गद्य में आपके फिर कविता के बाद जो कुछ बचता है वो गद्य में आ जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है। अगर हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना है, तो चंद्र वर्णन की महिमा। अगर पूछा जाए हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी। अगर पूछा जाए हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी। यहाँ दिया गया शुद्ध एवं परिमार्जित, यानी कि शुद्ध जिसमें
जिसमें ध्यान रखा जाता है, जैसे व्याकरण के नियमों का ध्यान रखा जाता है, कहाँ पर विराम चिन्ह आएगा, चिन्हों का ध्यान रखा जाता है, व्याकरण संज्ञा सर्वनाम विशेषण, यानी जितने भी व्याकरण के नियम हैं उनका ध्यान रखा गया है। तो प्रथम लेखक है जिन्होंने व्याकरण नियमों का ध्यान रखा, व्याकरणिक नियमों का ध्यान रखा, वो राम प्रसाद निरंजनी है। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्ण बिसल देव रासु नरपति नाले IMP लगा ले। बहुत ही महत्वपूर्ण TGT PGT नेट असिस्टेंट प्रोफेसर तक बार बार परीक्षा में पूछा गया है और आसान भी है, तो याद रखेंगे। अगर वैसे याद नहीं हो रहा है तो यहाँ देखिए 12 है, वैसे 12 वैसे बिसल देव, तो 12 मासा का वर्णन किस में हुआ, बिसल देव रासु नरपति। अब बिसल देव रासु, अब ये भी जैसे पति देखिए यहाँ आया है नरपति, और नर जो होता है वो पति ही होता है, कि ये तो नहीं कि लेडीज मादा पति होती हैं, तो इसका तो आप ध्यान रखेंगे। तो कितने देव यानी पति कितने 20 तो किसी के होते नहीं, एक ही होता है, तो बिसल देव रासु नरपति। ये किसी मैं जो ट्रिक बताऊं कोई अन्यथा ना ले, मेरा मतलब आपका 1% यानी 1 नंबर पक्का करवाना है, कहीं कोई बुरा मान जाए क्या बोल रही, तो इस बात। हिंदी काव्य ग्रंथ में सर्वप्रथम नक्शिक राहुलवेल रोड, तो देखिए यहाँ ध्यान रखिए, रोड़ा भी आ सकता है, कई जगह रोड़ा भी लिखा गया है, तो ये मात्रा का ये नहीं, इसमें शुद्ध ऐसा कुछ आएगा नहीं, ये नाम है इधर उधर हो जाते हैं। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्शिक वर्णन, नक्शिक का मतलब होता है जैसे सौंदर्य पर विशेष ध्यान, नैन नक्श होते हैं ना, जैसे नाक आँख, इस तरह से सुंदरता का वर्णन, यानी हिंदी काव्य में, यानी हिंदी काव्य का सर्वप्रथम ऐसा जो काव्य था जिसमें सुंदरता का विशेष ध्यान, जैसे नारी सुंदरता है ना ज़्यादातर, वैसे तो पुरुष की भी सुंदरता होती है, हर एक प्राणी की अपनी सुंदरता होती है, लेकिन जो हिंदी साहित्य के यानी हमारा जो समाज है ये विशेषकर औरतों की सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो नक्शिक वर्णन राहुलवेल रोड़ा कवि में रोड ने सबसे पहले ध्यान दिया था नक्शिक वर्णन का, इनकी रचना में राहुलवेल में सबसे पहले नक्शिक का वर्णन हुआ है, ध्यान रखें। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य राहुलवेल रोड़ा कवि, तो ये भी चंपू काव्य भी यही है, नक्शिक वर्णन भी यही है। चंपू का मतलब होता है जिसमें गद्य प्लस में पद्य, ध्यान रखें, गद्य प्लस में पद्य, यानी कुछ गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। अब गद्य पद्य क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ। पद्य वो होता है जिसमें कविता होती है, सिर्फ कविता, और गद्य में कविता को छोड़कर कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध सब कुछ गद्य के अंतर्गत आ जाता है। तो चंपू काव्य ऐसा काव्य होता है जिसमें पद्य भी होता है, जिसमें गद्य भी होता है। तो हिंदी का प्रथम चंपू काव्य राहुलवेल रोड है, ठीक है। और ये इनके ये रचना का नाम है और ये कवि लेखक का नाम है इधर वाला, ठीक है। कहीं सोचो ये रोड मतलब जो वैसे तो अभ्यर्थी काफ़ी ऐसे जिन्होंने अच्छा एग्जाम निकाल रखे हैं, लेकिन जो पहली बार वो आ रहा है उसके लिए कोई तकलीफ ना, और वैसे भी हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग जो हिंदू छठी, तो हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद, यानी हिंदी में पहले दोहा छंद का प्रयोग किस रचना में हुआ था, जो हिंदू छठी, यानी जो हिंदू छठी क्या है शताब्दी है, छठी सदी, ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग जो हिंदू छठी शताब्दी। कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता श्रांगधर, कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता, यानी कुंडलिया छंद का नाम है कुंडलिया। यहाँ यह दोहा क्या सबसे पुराना छंद अगर पूछा जाए, सबसे पुराना छंद कौन सा है, तो दोहा है। और कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता, यानी कुंडलिया छंद को सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे श्रांगधर। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत, इसको आप IMP लगा लेंगे, क्योंकि कोई भी किसी भी रचना पर पुरस्कार मिलता है, चाहे किसी कवि को मिलता है, लेखक को मिलता है, या किसी रचना पर मिलता है, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे कोई भी पुरस्कार हो। ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी व्यास जो भी है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला है, और सन याद रखेंगे 1968 को मिला था। सन इन्होंने नहीं दिया है, मैं बता देती हूँ, 1968 को ही सुमित्रानंद को चिदम्बरा के लिए मिला था, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। ज्ञानपीठ यानी ज्ञान नंदन, नंदन का मतलब होता है पुत्र। अब सुमित्रा के नंदन है, तो हर एक सुमित्रा चाहती है, यानी हर एक माँ चाहती है कि हमारा नंदन, हमारा पुत्र ज्ञान प्राप्त करे, तो सुमित्रा नंदन पद ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है।
हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला महादेवी वर्मा, एकमात्र ऐसी महिला जिसने एकमात्र रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था 1982 में। 1982 के बाद ये पुरस्कार फिर मतलब संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा था। पहले तो एक रचना के लिए मिलता था, ये 1968 में चिदम्बरा की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद आगे को मिला, और ये 4 ऐसे जो कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार एकमात्र रचना के लिए मिला था। उसके बाद ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। तो एकमात्र ऐसी महिला थी जिसे एकमात्र रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये थी महादेवी वर्मा। यामा के लिए 1982 में मिला था, इसको 1968 में मिला था। यहाँ आप जोड़कर देखेंगे विज्ञान प्राप्त है महादेवी। अब महादेवी होती है, वो क्या होती है, उसको तो ज्ञान होता ही, जो देवी है फिर ऊपर से महादेवी, तो उसको तो ज्ञान होगा ही। और ऊपर से यामा, क्या है, महादेवी हमारी क्या है, माँ है, माँ या माँ, ऐसे करके माँ, मैं जैसे ऐसे ये भी याद, यहाँ से भी मैं आया है, लास्ट में ये मैं से रचना शुरू हो रही है, यहाँ से लेखिका का नाम शुरू हो रहा है, यहाँ से रचना का मैं से अंत हो रहा है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, यहाँ साहित्य अकादमी तो माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिणी, ये क्या साहित्य अकादमी है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे हिमतरंगिणी, इसमें क्या है, जैसे कहा गया है कि हिमतरंगिणी, जैसे माखन होता है तो आपने देखा होगा माखन का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, माखन का कैसा रंग होता है, सफ़ेद होता है। और हिमतरंगी, हिम होते यानी हिम का मतलब होता है बर्फ़। अब बर्फ़ भी सफ़ेद होती है। तो ऐसा जैसे बर्फ़ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, मान ले देखा आप कहीं घूमने गए हैं, जैसे हिमाचल यानी जम्मू कश्मीर साइड आप गए हैं, तो वहाँ बहुत सारी मतलब बर्फ़ आपने फ़ोटो में देखा होगा, वैसे गिर रही है आजकल। तो उसमें क्या है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारा माखन बिखरा पड़ा है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेंगे माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिणी के लिए। तो ऐसे जोड़कर जब आप अपने निजी ज़िंदगी से जोड़कर याद करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि अगर आप रटोगे तो फिर जल्दी भूल जाओगे। लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ कि किसी भी पढ़ाई के लिए, चाहे कोई भी आप उपविषय या विषय पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जितना प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो मैडम ने अच्छा नहीं करवाया, मुझे याद नहीं और छोड़ दिया। देखो भाई, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, टेलीग्राम से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क कर सकते हैं। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार महिला के लिए पूछा गया है, तो महिला है कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा जिंदा रुख 1980। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पुरुष के लिए आया है, वैसे महिला हो चाहे पुरुष, इन्हें नहीं सबसे पहले मिला था। अगर महिला लगा आ जाए, अगर महिला को मिला है तो कृष्णा सोबती जिंदगी नामा जिंदा रुख। अब देखो, आप इसका नाम पढ़ के देखो, इस रचना का, जिंदगी नामा जिंदा रुख। अब जिंदगी के लिए कितना संघर्ष करता माफ़ी चाहूँगी, जिंदगी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। जिंदा रूख, अब जिंदा रूख मतलब चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हालात हो, कितनी ही बुरी परिस्थितियां हो, अब वो इंसान जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है, यानी अपनी सफलता चाहता है, समाज देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो भाई उसके लिए तो पुरस्कार मिलना लाजमी है, उसके तो मिले। तो इस रचना, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये रचना कितनी खास रही होगी, तभी इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और नाम में भी काफ़ी दम है। तो कृष्णा सोबती जिंदगी नामा जिंदा रुख 1980। अब सोबती, अब क्या है, उनका जीवन बड़ा शोभाशाली हो जाता है, जो अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष करते हैं, समाज देश के लिए कुछ करते हैं। तो कृष्णा सोबती जिंदगी नामा जिंदा रुख साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के लिए सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा सरस्वती। अब यहाँ देखिए, इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान के लिए हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा।
तो देखो अब जो बच्चे होते हैं, यहाँ आप बच्चे को ले लीजिए भाई, हर वैसे तो सरस्वती सबके लिए ज़रूरी है भाई, चाहे छोटा है बड़ा है, सरस्वती मतलब ज्ञान की देवी है। लेकिन जो छोटे बच्चे हो जाते हैं खासकर, तो उनके लिए हमें सरस्वती के ज़्यादा, जैसे पापा कहेंगे पढ़ लो बेटा नहीं ज़िंदगी बर्बाद है, मम्मा कहेगी, दादा दादी कहेंगे पढ़ लो बेटा पढ़ लो, सरस्वती यानी देवी, बच्चों के लिए सरस्वती ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि जब एक एज के बाद है उस पढ़ाई का, वैसे तो पढ़ाई कभी नाकामयाब नहीं होती मेरी दृष्टि से, लेकिन फिर भी ज़िंदगी के जद्दोजहद में जब हमारी उम्र हो जाती है तो फिर हम पढ़ कर क्या करना, हम तुम्हें बच्चों की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा, और इनकी जो आत्मकथा थी कई बार पूछा गया है कितने भागों में थी, इनकी 4 भागों में, यानी 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी थी। ये आप याद रखेंगे, बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि इनकी आत्मकथा कितने भागों में थी, तो 4 भागों में थी। नीड का निर्माण, 10 दशहरे से और सोपान तक, ये इस तरह थी इनकी आत्मकथा। तो इनकी ये 4 भागों में, इतना ये जरूर रखें, याद रखेंगे 4 भागों में इनकी आत्मकथा थी। क्या भूलू क्या याद करूं, पहली इनकी है क्या भूलू के याद करूं, नीड का निर्माण 10 से सोपान तक। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास, हिंदी साहित्य के लिए व्यास ये सम्मान, ये भी पुरस्कार सम्मान एक ही बात है। व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा, भारत के भाषा परिवार और हिंदी, भारत के भाषा परिवार और हिंदी। तो ये व्यास सम्मान मिला है रामविलास भाषा। देखो अब व्यास, यहाँ देखो व्यास और वास, ठीक है। आप व्यास को, मैं ये नहीं कह कि आप इसको बिगाड़ दो, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। व्यास और वास, अब वास के हमारे घर को बोलते हैं वास, भाई ये किसका वास स्थान, निवास स्थान है, वास, ये वास लगाइए निवास। तो ये है भारत की भाषा परिवार और हिंदी। अब क्या है, भारत के किसी भी परिवार को वास की ज़रूरत होती है, वास की ज़रूरत होती है। वास अगर परिवार रखना है तो वास चाहिए। और क्या, रामविलास, अब क्या है, और हर एक राम चाहिए, रामविलास ये किसी पुरुष का नाम लगा लीजिए कि हर एक रामविलास को, हर एक व्यक्ति को अपने परिवार के लिए वास स्थान बनाना पड़ता है। तो हिंदी का प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा, भारत के भाषा परिवार और हिंदी। देखिए मैं फिर कहती हूँ कि जो फ्री में जो चीज़ मिलती है ना, तो हमारे देश में ये है कि जो हमारे पैसे लगते हैं ना, बड़ी मेहनत करते हैं। ये PDF आप जैसे आप पढ़ोगे ना पैसे देकर, तो आपको बड़ा इसका महत्व होगा, क्योंकि आपके पैसे लगे, लेकिन मैं आपको निःशुल्क दे रही हूँ। और तो इसका फ़ायदा उठा, इसे संपूर्ण याद कर लेना। मैं टेलीग्राम पर भेज दूँगी, कल की मैंने टेलीग्राम पर भेज दी है। हिंदी का व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला, अब प्रथम महिला आया है तो चित्रा मर्दुगल है। आवा के लिए चित्रा मर्दुगल हिंदी के प्रथम व्यास सम्मान प्रथम महिला है। यहाँ क्या है, पुरुष हो चाहे महिला, शुरुआत इन्होंने की थी। अब सिर्फ महिला का जिक्र है तो महिला रहेंगी आपकी चित्रा मर्दुगल, आवा। अब क्या है, अब चित्रा मर्दुगल देखेंगे, चित्रा मर्दुगल। तो इसमें क्या है, जैसे चित्रा है, चित्र है, तो आप किसी महिला को बोलोगे चित्र आपको आता, आवा मतलब हरियाणा में बोलते हैं आवा, आप आओगे ना, हाँ आवा, यानी आएंगे। हिंदी में निकल रही है मेरे मुँह से, यानी आवा ज़्यादातर ऐसा ही बोला जाता है। हरियाणा की जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली क्योंकि जो हरियाणवी है वही उसका बिगड़ा, यानी उसका खड़ी बोली का बिगड़ा रूप हरियाणवी है। तो हरियाणा में अगर हम थोड़ा सा सुधार कर दें तो खड़ी बोली बन जाती है ना, हमारी हिंदी की बोली बन जाती है। तो ये आवा, ऐसे शब्द हरियाणा में बोले जाते हैं कि आपको चित्र आवा है, तो हाँ बोला आता है, यानी आवा है, आवे है, इस तरह से बोला जाता है। तो महिला के लिए पूछा गया आपको चित्र आता है, तो आवा है। तो प्रथम महिला चित्रा मुदगल, आवा, क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला है। हिंदी की प्रथम भारतीय सम्मान, हिंदी का प्रथम भारतीय सम्मान ये महादेव वर्मा को 1981 लिखा है, तो 19 भारतीय सम्मान। 82 में इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कई जगह इनका 1983 भी दिया गया है, जो कि बहुत कम, 82 ज़्यादातर दिया गया है। जैसे मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रही थी यामा के लिए, तो ज़्यादातर 1982, 83 कभी कभी मिल जाता है। तो अगर आपको 82 ना मिले तो 83 कर देना। हिंदी का प्रथम भारतीय सम्मान महादेवी, ये भारतीय सम्मान उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। तो महादेव वर्मा 1982 में भारतीय सम्मान मिला था इनको। हिंदी के प्रथम इंदु शर्मा कथा सम्मान, इंदु शर्मा कथा सम्मान है गीतांजलि श्री
अनुगुंज 1995। तो ये याद रखेंगे, इंदु सम्मान मिला है गीतांजलि श्री अनुगुंज 1995। हिंदी का प्रथम देव पुरस्कार दुलारे लाल भार्गव दुलारे लाल दोहावली। तो देखो अब दुलारे दुलारे आया है और देव, यहाँ भी द है, यहाँ भी द है, यहाँ भी द है, इसको जोड़कर आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और देखिए एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। वैसे तो मतलब सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब जो टीजीटी पीजीटी के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले नेट वाले सारे याद करेंगे, कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब मैं जो बता रही हूँ टीजीटी पीजीटी के लिए, उनको तो ये करना ही है। तो हिंदी का प्रथम कवि शरैपा 9वीं शताब्दी। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना श्राव का, शायद ये गलत है, धनपाल देवसेन कर लेना यहाँ, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, ये कर लेंगे। फिर आता है आपका हिंदी ये यहाँ हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम बड़ा लगा हो तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी आएगा, बड़ा नहीं लगा है तो पृथ्वीराज रासो आएंगे चंद्रबरदाई। अगर वक्रोक्ति आ जाए तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी महाकाव्य। और खड़ी बोली का इसको आप IMP लगा लेंगे, ये क्या है, प्रिय प्रवास हरिओद, ये आप याद कर लेंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए मैं बात कर रही हूँ। और इसमें क्या है, ये प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया था, ये सन काफ़ी बार पूछा गया 1914। इसमें सरग पूछे जाते हैं, तो इसमें 17 सरग है, काफ़ी बार पूछा गया 17 सरग है इसमें, कि सरग कितने हैं, तो 17 सरग हैं। और क्या है इसमें 1914 में ये लिखा गया था। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना चंद्र वर्णन की महिमा और गंगकवि, ये मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ आपको, ये कर लेना। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ आपका भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का विशल देवरासु नरपति नालय, कई बार पूछी गई कि ये संगारिक रचना है, ये इसने कहा रामचंद्र शुक्ल ने कि ये वीर रस प्रधान है या संगार प्रधान है, तो ये संगार प्रधान रचना यानी संगारिक रचना है। ये इसमें वीर रस का प्रयोग तो हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है, ज़्यादातर इसमें श्रृंगार का वर्णन हुआ है। तो ये 12 मासा संगारिक रचना भी है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें क्या है, राजमती, कई बार पूछा इसकी नायिका कौन है, तो राजमती नायिका का नाम है। हिंदी में प्रथम नक्श का वर्णन राहुल वेल रोड़ा कवि की है। रोड या रोड़ा ध्यान रखें, कहीं आप बोलो रोड लिखा कर मैम रोड़ा बोल रही, तो रोड़ा भी आ सकता है, रोड भी आ सकता है। चंपू काव्य जो गद्य पद्य है यानी गद्य पद्य से मिश्रित है, ये राहुल वेल रोड़ा कवि, ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद जो इंदु 6वीं शताब्दी। कुंडलिया छंद की प्रथम प्रयोगता श्रांगधर। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पद चिदम्बरा के लिए 1968 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला महादेवी वर्मा यामा 1982। साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिले। और साहित्य अकादमी पुरस्कार महिला कृष्णा सोबती जिंदगी नामा जिंदा रुख 1980। प्रथम सरस्वती सम्मान बच्चों के लिए, सरस्वती बहुत जरूरी होती है और ये इनकी आत्मकथा है, 4 भागों में है। और हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास डॉक्टर रामविलास भारत के भाषा परिवार और हिंदी में व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुदगल और ये आवा के लिए। प्रथम भारतीय सम्मान महादेवी वर्मा 1981। इंदु सम्मान गीतांजलि श्री अनुकुंज 1995। देव पुरस्कार तो देव से दुलारे लाल भार्गव दुलारे लाल दोहावली, ये द से जोड़कर आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। और काफ़ी प्रश्न और भी बचते हैं, देख लेती हूँ मैं एक बार थोड़ा सा, हाँ और भी बचते हैं। तो आज के वैसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि थोड़ी सी मैराथन क्लास लाई जाए या इतना ही बहुत है। तो ये फिर बता रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण, शुरू से लेकर अंत तक हम जरूर करेंगे और 2 भागों में इसे मैं करवा दूँगी। मेरे लिए वो है कि अगर एक अभ्यर्थी भी मेरे से जुड़ा और ईमानदारी से तैयारी करना चाहता है, एक का भी सिलेक्शन हो जाता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, तो मेरे लिए उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं होगी। बस मैं उसी कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ कि टीजीटी पीजीटी का जब भी रिजल्ट आए मैम मेरा सिलेक्शन हो गया, और कहीं -1% भी नहीं,
अगर माइनस में भी मेरा योगदान है आपकी तैयारी में तो मैं ये अपना सौभाग्य समझूंगी। तो इसी तरह तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में उससे पूछें। आवाज़ थोड़ी सी मुझे पता है प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है आवाज़ समझने में, फिर भी मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।